राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे, जय हिंद, सभी को जय हिंद, वेलकम है, सभी को वेलकम है, राधे राधे। चलिए तो ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शेख सलीम चिश्ती की जो समाधि है वो आपकी कहाँ पर है। चलिए कमेंट करिए, आपका जो पहला आंसर आपका बनेगा राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। जय श्री राम, जय हिंद। देखो दिया गया है शेख सलीम चिश्ती की जो समाधि है वो आपकी कहाँ पर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, इसका जवाब राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है टाइम टेबल। देखिए टाइम टेबल आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर टाइम टेबल भी आपको मिल जाएगा, या तो जहाँ पर हमारा जहाँ पर सब्सक्राइबर है उसके ऊपर भी दिख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्न में से शिवाजी की पहली विजय जो आपकी थी वो आपकी कौन सी थी। चलिए बताइएगा कि शिवाजी की जो पहली विजय थी वो आपकी कौन सी है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। कह रहा आपसे 2 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, याद रखिएगा सिंहगढ़। याद रखिएगा कि आपके 1643 में शिवाजी ने सर्वप्रथम सिंहगढ़ का जो किला था उसे जीता था, ठीक है। तो ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं है। चलिए बताइएगा कौन वैदिक देवता नहीं है यहाँ पर 3 नंबर में। तो दोस्तों वैदिक युग में देखा जाए तो यहाँ पर आपके विष्णु भी थे, इंद्र भी थे, ब्रह्मा थे, लेकिन ये जो आपका दिया गया है ना कृष्णप, ये आपके नहीं थे। तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्न में से पुष्टि मार्ग के आचार्य इनमें से कौन है। पुष्टि, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो दिया है निम्न में से पुष्टि मार्ग के आचार्य इनमें से कौन है, तो आपका 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। क्या पुष्टि मार्ग के जो आपके आचार्य है वो कौन है, वल्लभाचार्य, जिसको ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्न में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी। मतलब आपसे कह रहा है दिल्ली के समय, है ना, दिल्ली के सुल्तानों के शासन के समय जो प्रशासनिक भाषा थी वो फारसी थी। क्या थी, फारसी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विभागीय प्रणाली का जो आरंभ किया था किसके द्वारा किया गया था। विभागीय प्रणाली का जो आरंभ किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। 6 को ऑप्शन दीजिएगा। दोस्तों विभागीय प्रणाली का आरंभ हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके समय, कैनिंग के समय हुआ था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका जबरदस्त क्वेश्चन है, संभावित है आपको मिल सकता है। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की जो स्थापना किया था वो किसने किया था। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था ये भी आपको याद होना चाहिए, अगस्त 1942। कब, अगस्त 1942। और दोस्तों याद रखिएगा चित्तू पांडे का आपने नाम सुना होगा, इन्होंने नेतृत्व जो किया था वो बलिया में किया था, समानांतर सरकार की स्थापना की थी। मतलब ऑप्शन जिसका आपका है यहाँ पर भी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, वेरी 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 IMP क्वेश्चन आपका है। चलिए कमेंट करिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर, यहाँ पर चर्चिल। कौन हो जाएंगे यहाँ पर, चर्चिल, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बेहतर तैयारी आपकी है, देखिए काफ़ी मॉडल पेपर हमने सॉल्व करा दिया है, उसका रिजल्ट है, उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि आप लोगों के 50% से ज़्यादा आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा था। चलिए सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा था। देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ ऐसा था क्या कि सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप का नाम दिया था। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि अंडमान का नाम क्या था, शहीद द्वीप, ठीक है। और निकोबार का क्या था, निकोबार का, तो निकोबार का दोस्तों याद रखिए निकोबार का क्या था, जो अभी हमने आपको बताया, निकोबार का था स्वराज द्वीप। क्या, स्वराज द्वीप। दोनों चीज़ याद रहेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा कब चलाया गया था। चलिए बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कराया है। देख सकते हैं आज़ाद हिंद फौज पर जो सैनिक गिरफ्तार किए गए थे और अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया था। ये चलाया था नवंबर 1945। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, नवंबर 1945 इसका जवाब आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है थारू जनजाति कहाँ में निवास करती है। देखिए थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, थारू जनजाति। चलिए
देखिए भारत में देखा जाए या आप उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं दोस्तों, आपकी जो तराई क्षेत्र है ना, याद रखिए भारत में जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में निवास करती है जो आपकी थारू जनजाति है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, सॉरी कहाँ है तराई, कहाँ पर है तराई भैया, है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी है तराई क्षेत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए थारू जनजाति ये आपके तराई क्षेत्र में आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र इनमें से कौन है। ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में भी आपको मिला था, याद अगर आ गया हो तो, है ना। मतलब भारत में जो खनिज से युक्त आपका है ये धारवाड़ की जो चट्टानें हैं, धारवाड़ का जो आपका तंत्र है, यहाँ पर ऑप्शन है आपका बी नंबर है वो राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई, सभी का क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। दोस्तों ये बताइएगा लोहे में जो सबसे सर्वोत्तम प्रकार का अयस्क होता है वो कौन होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है हेमेटाइट, साइड्रेटाइट, मैग्नेटाइट या लिमोनाइट। याद रखिए लोहे में जो होता है वो मैग्नेटाइट होता है, इनमें से याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अयस्क पूछा है, लोहा नहीं पूछा है कि हम पिटवा लोहा बोल देंगे। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। बताइए भाई रेशेदार फसल, अब इसको तो आप लोग बता ही सकते हैं, इतना तो आप लोग सेंस लगाएंगे ही लगाएंगे। चाय, गन्ना, जूट, रबड़, तो रेशा किस में होता है, रेशा होगा जूट में होगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। सब बस वेरी गुड। अगला बताइए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे खरीफ फसल का जो समय होता है वो कितना होता है। खरीफ की फसल का जो समय होता है कितना होता है भाई, है ना, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए भाई खरीफ का फसल जो होता है ये समय कौन सा हो जाएगा 15 नंबर में। तो खासे खरीफ और खासे खराब, और खराब होती है बारिश, और बारिश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो आपका है अक्टूबर तो होगा नहीं, यहाँ पर जून से सितंबर आप लगा दीजिएगा। ठीक है ना, याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका वो ए नंबर राइट हो जाएगा। भैया बी नंबर कैसे लगाएंगे भैया, बी नंबर कहाँ से आप मान करेंगे, अक्टूबर और मार्च होगा क्या भाई, अक्टूबर से लेके मार्च, इतनी बड़ी फसल हो गई क्या, इतनी बड़ी फसल तो नहीं होगा। यहाँ पर जून से सितंबर आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि तीव्र व सशक्त ग्रामीण विकास के लिए पूरा योजना निम्न से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। एक दोस्तों योजना थी आपकी पूरा मॉडल, है ना, पूरा आपकी योजना है, और ये दोस्तों आपकी क्या है आजीविका के क्षेत्र में, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसर हैं, शहरी सुविधा के विकास के लिए 2003 में, कब 2003 में ये जो आपके डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं इन्होंने ये पूरा योजना शुरू किया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर, जो कि सभी का जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जितने लोग यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर जितने लोग आए हैं, ठीक है, नए लोग आ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं या ऑफलाइन जुड़ रहे हैं, तो जय हिंद जरूर लिखा करें, ताकि हमें पता चल पाए कि हमारे इस परिवार से कितने नए लोग आपके जुड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए जय हिंद, सभी को जय हिंद, वेलकम है। देखो दिया है भारतीय गन्ना अनुसंधान अवस्थित है, भारतीय गन्ना अनुसंधान पूछा गया है, ये कहाँ पर है। तो देखिए गन्ना अनुसंधान दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो आपका आंसर क्या बनेगा, सी, यहाँ पर आपका लखनऊ में है, कहाँ पर है, लखनऊ में आपका हो जाएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान पूछा है, भारतीय गन्ना अनुसंधान। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिए स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 1952 में हुई थी, लखनऊ हो जाएगा। चलिए जय हिंद, सभी को जय हिंद। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब से देश में प्रभावित हुआ। क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब से देश में प्रभावी हुआ था। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को वेलकम है। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए थोड़ा फास्ट तरीके से। 18 नंबर का जो ऑप्शन है वो ये हो जाएगा 2013 में। कब हुआ था, 2013 में देश भर में 5 जुलाई 2013 को ये प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये सब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके हैं जो आपको थोड़ा कठिन लग रहे हैं। अभी कठिन देखो नहीं लग रहे थे, लेकिन इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कठिन लग रहे हैं। हम इकोनॉमिक्स में की अलग से क्लास आपको मिल जाएगी, तो ये क्वेश्चन आपको सरल लगने लगेंगे। ठीक है, अलग से इकोनॉमिक्स की क्लास मिलेगी तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आराम मिलेगी। देखो दिया है भारत में थोक मूल्य सूचकांक का जो आकलन किया जाता है वो किस आधार पर करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में जो थोक और मूल्य सूचकांक जो आकलन होता है ये होता है मासिक स्तर पर, क्या मासिक स्तर पर किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कह रहा है निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। मुद्रास्फीति से लाभ जो मिलता है सबसे ज़्यादा किसे लाभ मिलता है। चलिए यहाँ पर आंसर बताना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऋणी। क्या ऋणी जो होता है इसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों हम आपके एक उदाहरण की अगर बात करते हैं तो भैया मुद्रास्फीति को समझिएगा कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, जो वस्तुएं होती हैं, क्या जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं उनका रेट क्या होता है, बढ़ जाता है ना। जो आपके पैसे होते हैं, पैसे अर्थात जो रुपया होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सिंपल से अगर बात करें कि रास्ते के किनारे है ना, एक क्या है, एक किसान है और वो क्या किया है, वो अमरूद का ठेला लगाया हुआ है। तो अमरूद क्या है, यहाँ पर क्या हो गया है कि इसका रेट बढ़ गया है और पैसे के रेट क्या हो गए, कम है। इसका मतलब है कि अब ज़्यादा पैसा देंगे तब आपको अमरूद मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे पहले की अपेक्षा। ये तो हमने उदाहरण अमरूद में लिया है, लेकिन हम प्रोडक्ट में अगर बात करते हैं कोई भी प्रोडक्ट में, तो दोस्तों वो प्रोडक्ट क्या होगा, महंगा होगा, आपको पैसे ज़्यादा चुकाना होगा। ठीक है, तो वस्तुओं के रेट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और पैसा जो होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है देश के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति व तबादलों का फैसला जो करता है कौन करता है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, देश के उच्चतम न्यायालय हो है ना, सभी जो आपके हाई कोर्ट हैं उनके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, उनका तबादला, ये फैसला जो करता है कौन करता है। तो दोस्तों एक शब्द आता है ये आपका कॉलेजियम है ना, यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा वो सी बनेगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका कॉलेज मतलब एक प्रकार की सीट बैठती है, सीट बेंच बनती है, बेंच के बाद फिर आपका जो निर्णय होता है उसके अनुसार, तो वो आपका शब्द होता है कॉलेजियम कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखो जो नया पॉइंट आपको मिले, पहली बार पढ़े हों, उसको जरूर नोट किया करें। ठीक है ना, यही आपका प्लस पॉइंट होता है एग्जाम के समय पढ़ने में, रिवीजन करने में। निम्न से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। देखिए 2021 में क्वेश्चन आपका यहाँ से आया था। देखो कह रहा है कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। तो भैया देखिए कृषि राज्य में है, जेल भी राज्य से, सिंचाई भी है, लेकिन जो बैंकिंग क्षेत्र है ना, ये तो सर्विस आपको प्रोवाइड कराती है ना। तो ये दोस्तों क्या है, ये आपका राज्य सूची का विषय नहीं है, ये है आपके संघ सूची का। कैसा है, ये संघ सूची का विषय है। क्लियर हो रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है। हमारी भाषा आपको समझ में आती है कि नहीं आती, ऐसा तो नहीं है कि हमारी भाषा ही आपको न समझ आ रही हो, भाषा वगैरह हमारी समझ में आती है ना आप सभी को। चलिए देखो दिया गया है सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। सरकारिया आयोग का जो संबंध आपसे पूछा गया है वो किससे है। चलिए अच्छी बात है, आपको समझ में आ रही है। तो देखो सरकारिया आयोग का जो संबंध है वो आपकी किससे है, तो ये दोस्तों आपके केंद्र राज्य संबंध से है। किससे है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, मतलब जो राज्य और केंद्र इनके बीच की जो समीक्षा किया जाता है उससे संबंधित है। ऑप्शन बने आपका ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भूमि संबंधित विवाद प्रस्तुत होता है। भूमि संबंधित जो विवाद होता है ये कहाँ पर प्रस्तुत होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा भूमि संबंधित विवाद है ये कहाँ पर हो जाएगा, भूमि संबंधी जो विवाद है ये आपका किस में हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर है आपका राजस्व न्यायालय। क्या हो जाएगा, राजस्व न्यायालय इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, राज्य से राजस्व न्यायालय। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं। पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं। दोस्तों आर्टिकल हमने एक संविधान संशोधन बताया था 73वें नंबर का, कौन सा 73वें नंबर का संशोधन बताया था, जो कि आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसके तहत पंचायतों में आपके 29 विषय, कितने 29 विषय, मतलब ऑप्शन देखिए सबका सही आ गया है ना। जब तक हम बता रहे थे तब तक आप सभी का जवाब सही है। अगला बताइएगा, कह रहा है यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित जो पिंड का भार है वो क्या हो जाएगा भाई। चलिए मतलब आपकी जो लिफ्ट है आप उतर रहे थे और लिफ्ट की डोरी क्या हो गई, टूट गई, तो अब आप बताइएगा कि जो भार होगा आपका वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऐसी स्थिति में भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि एक समान होता है। यहाँ पर क्या होता है, भारहीनता इसे बोलते हैं, भारहीनता मतलब यहाँ पर क्या होता है, शून्य हो जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपको कौन सा, आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि हृदय गति की जो जांच होती है, हृदय गति की जो जांच होती है वो किस यंत्र से की जाती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि हृदय गति की जो जांच होती है वो किस यंत्र से होती है। यहाँ पर 27 नंबर में जवाब देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है एलपीजी का मुख्य घटक इनमें से क्या है। एलपीजी का मुख्य घटक इनमें से पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन। क्या होता है, मुख्य रूप से यहाँ पर ब्यूटेन, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है। बताइएगा भाई, फफूंद द्वारा कौन सी बीमारी होती है। यहाँ पर 29 नंबर को ऑप्शन देना है। और फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी होती है, तो ये होती है दाद खाद खुजली, है ना। यहाँ पर जो आपका है ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। दाद जो होते हैं, ठीक है, रिंग वार्म, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने हेतु प्रमुख चिकित्सा उपकरण क्या है। देखिए मस्तिष्क में अगर कोई प्रकार का विकार आ जाता है तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये प्रयोग होता है, ऑप्शन डी नंबर है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ इसे बोलते हैं। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। चलिए हिंदी का क्वेश्चन आ गया है। और असुर का पर्यायवाची देखिए यहाँ पर निश्चर होता है, धनुष होता है, राक्षस होता है, लेकिन दोस्तों ये दिया गया महाकाय, है ना। तो दोस्तों याद रखिए महाकाय ये नहीं होता है, ऑप्शन आपका डी नंबर है हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द का जोड़ा सही नहीं है। चलिए कौन सा विकल्प शब्द उनके विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है। 32 नंबर में देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपसे राग का विराग दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर बेष्टि का समष्टि दिया गया है, सही दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है अधम का उत्तम दिया गया है, ये भी सही है। अब यहाँ पर देखो दिया है बच्चा और जवान, नहीं, बच्चा और बूढ़ा। क्या, बच्चा का विलोम होता है, बूढ़ा होता है। इस कारण से दोस्तों यहाँ पर जो आपका सी नंबर है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न वाक्य में से रिक्त स्थान के लिए सही शब्द आपको चुनना है। यहाँ पर गिलास तोड़ा, ये बताइए गिलास किसने तोड़ा या गिलास तुमने तोड़ा, क्या बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो क्वेश्चन मार्क लगा है तो भैया क्वेश्चन मार्क के अनुसार आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी गिलास किसने तोड़ा, है ना। ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर भर दिया जाएगा, ठीक है। ये नंबर मत लगाइए कि गिलास तुमने तोड़ा, ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, किसी को पता नहीं है किसने तोड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या भर देंगे, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। मतलब इस चीज़ को भी ध्यान दिया जाता है कि क्या लगा है क्या नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से सही वाक्य आपको चुनना है। यहाँ पर 34 नंबर में सही वाक्य क्या हो जाएगा भाई, 34 नंबर में। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, ठीक है। या किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी लोग लाइक करिएगा, अपना पूरा सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से वो मेहनत भी क्या होती है, हमें थोड़ा लगती है, ठीक है। देखिए आपसे कह रहा है 34 नंबर में, कह रहा है कि वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। क्या, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है वह कैसे जाने कि मैं क्या जी रहा हूँ, नहीं। देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, यही आंसर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे अवधी बोली का अन्य नाम बताइएगा। अवधी बोली का अन्य नाम क्या हो सकता है। अवधी बोली दोस्तों ये हिंदी की एक उपभाषा है ना, या इसे हम बोली कह सकते हैं, जो कि पूर्वी अवधी कोसली पश्चिमी। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका कोसली आपका हो जाएगा, कोसल महाजनपद कोसली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उस शब्द को चुने जो समूह से भिन्न हो। उस शब्द को चुने जो समूह से क्या हो, भिन्न हो। तो 36 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा आपका भिन्न है। घोड़ा, बाघ, शेर, चीता। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे घोड़ा, बाघ, शेर, चीता। अब लॉजिक लगाइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया है बाघ, शेर, चीता। देखिए यहाँ पर आपका आंसर ये हो जाएगा घोड़ा, है ना। क्योंकि भैया जो बाघ, शेर, चीता है जंगली जानवर हैं, है ना, लेकिन घोड़ा जो आपका है वो पालतू पशु है, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। रट लीजिएगा, इस क्वेश्चन को रट कर ही जाइएगा। हमने बताया है बांग्लादेश से जुड़े हुए जितने भी आपके राज्य हैं उनको तो आपको रट्टा मार के ही जाना है ना। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं कितने, आपके 5 राज्य।
इतना जरूर याद रख लीजिए कि 5 राज्य। अब 5 राज्य हैं तो कहीं ना कहीं आप दिमाग लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है, क्यों भाई, दिमाग लगाएंगे ही लगाएंगे कि 5 वो कौन से आपके हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो भैया आपका जो आपका असम होता है, क्या होता है, असम हो जाएगा, है ना। असम के नीचे आपका मेघालय हो जाता है, मेघालय हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मिजोरम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिजोरम। एक तो आपका त्रिपुरा लगा है और यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल लगा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर है राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इस चीज़ को अपनी कॉपी में नोट करिए। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल ये आपके हैं। आगे बताइएगा, दिया गया है निम्न में से बमाको किस देश की राजधानी है। बमाको किस देश की राजधानी है, बमाको। ये दोस्तों आपके है आंसर ए नंबर माली की है। कहाँ की है, माली, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर है, आगे बढ़िए क्वेश्चन आप एक देखिए आपका दिया गया स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो आपका मबाम्बे, ठीक है, मबाम्बे हो जाएगा। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस राज्य की मुख्य भाषा गारो, खासी, पनार तथा अंग्रेजी है। 49 नंबर लॉक किया जाए। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक शब्द आपको समझ में आ गया होगा, गारो, खासी, जयंतियाँ। ये जो आपकी पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ आपके मेघालय में हैं और मेघालय है तो ऑप्शन आपका ए नंबर है यहाँ पर राइट दिया गया है। तो जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति दिया गया है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति दिया है। कल आपको मिला था अनुसूचित जाति, ऐसा ही क्वेश्चन कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की संख्या, लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जनजाति पूछ लिया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर 47। कितने, 47 यहाँ पर आंसर राइट बनेगा साथियों, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं। चलिए बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉक किया जाए जल्दी से। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, बिल्कुल सही जवाब आ गया है, यहाँ पर कोई देरी नहीं है, बिल्कुल सही है। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। वहीं पर देखा जाए तो आपका 21 सितंबर को क्या मनाते हैं, विश्व शांति दिवस। क्या, विश्व शांति दिवस। यहाँ पर 9 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो याद रखिए विश्व डाक दिवस, ठीक है, विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 14 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व मानक दिवस, विश्व मानक दिवस मनाते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है। बताइएगा कि अरब लीग का मुख्यालय जो है वो आपके है कहाँ, अरब लीग का मुख्यालय ये कहाँ पर आपका है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अरब लीग का जो मुख्यालय है वो आपके काहिरा में है। कहाँ पर है, मिस्र, काहिरा जो आपका है ना, तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर काहिरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, वेल्लूर मठ स्थित है। चलिए बताइएगा वेल्लूर मठ जो आपका है ये कहाँ पर है। गलती नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से, इस क्वेश्चन को तो कई बार हमने पढ़ाया भी है ना, स्टैटिक जीके वाली क्लास में आपको पढ़ाया भी है। वेल्लूर मठ कहाँ पर है, तो आपके कोलकाता, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। अगर पूछे कि इसकी स्थापना किसने कराया था, वेल्लूर मठ की स्थापना कराया था किसने, तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने, स्वामी विवेकानंद, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। चलिए संतोष ट्रॉफी किससे हो जाएगा। चलिए भाई अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से लॉक किया जाए। देखिए संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है फुटबॉल से है, याद रखिए फुटबॉल, इसका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। और फुटबॉल में प्लेयर कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हॉकी में कितने होते हैं, 11 में होते हैं। क्रिकेट में कितने होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन पोलो की अगर बात करते हैं तो पोलो में होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे द इंडिया स्टोरी के लेखक कौन है। द इंडिया स्टोरी लेखक बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, द इंडिया स्टोरी के लेखक कौन है। नोट करिएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा बिमल जौलौन। क्या हो जाएगा, बिमल जौलौन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, बिमल जौलौन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक इनमें से कौन सा है। लाजवाब क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है, जवाब दीजिए आपका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर दिया है कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान जो होता है वो किससे होता है भाई, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और दोस्तों है ना, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन से ही बना ये निर्मित आपका गैसीय द्रवीय पदार्थ होता है, ठीक है। और देखा जाए जो आप लोग रेफ्रिजरेटर है, मतलब जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है, वातानुकूल यंत्र होते हैं, शीतलक के रूप में कार्य करते हैं, उनमें आपकी गैस बहुत ज़्यादा भरी होती है।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन बताइएगा। अब आपको क्या करना है, आपको बस ध्यान से सुनना है, जैसे कि हमारी डेली क्लास में होता है। डेली की क्लास में हमने आपको बताया है, बस आपको क्या करना है, पहले मॉडल पेपर पढ़ना है। मॉडल पेपर के बाद हम आपको वो पॉइंट देते हैं जो आपको 10 नंबर का सिलेक्शन आपको यहीं से दिलाएंगे। तो बस आपको ध्यान से रहना है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, है ना। और भाई अब आप लोग क्लास को लाइक भी तो कर दीजिए, इतने लोग जुड़े रहते हैं, है ना, कितने लोग जुड़े रहते हैं, तो लाइक शेयर की संख्या बढ़ा दीजिए, आनंद आएगा। देखो दिया है प्रमुख देश और यहाँ पर राष्ट्रीय खेल। याद रखिए जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप कहेंगे जूडो। क्या है, यहाँ पर जूडो है। अगर आप पूछे कि इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, तो इंग्लैंड का क्या है, तो इंग्लैंड का हो जाएगा क्रिकेट। क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। अगर पूछे स्पेन का क्या है, तो स्पेन में क्या होता है, बुल फाइटिंग होती है। क्या होती है, सांड युद्ध होता है। दोस्तों याद रखिए बुल फाइटिंग होता है, सांड युद्ध होता है। और अगला दिया है कि श्रीलंका, और श्रीलंका का क्या है, तो श्रीलंका का है दोस्तों याद रखिएगा वॉलीबॉल। क्या है, वॉलीबॉल हो जाएगा। वहीं पर इंडोनेशिया पूछा गया है, तो इंडोनेशिया का क्या हो जाएगा, तो इंडोनेशिया का हो जाएगा बैडमिंटन। क्या हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा, इंडोनेशिया का बैडमिंटन हो जाएगा। अगला है कि चीन का क्या है, भाई चीन का बताइए, तो चीन में क्या है, टेबल टेनिस है। क्या, टेबल टेनिस। देखो हम जब आपको पढ़ा रहे होते हैं क्लास में तो आप जरूर पढ़ा करें, क्योंकि हम पीडीएफ तो आपको दे ही देते हैं, लेकिन अगर क्लास में रहते हैं तो कम से कम 2 बार जब हम पॉइंट को रिपीट करते हैं, 2 बार जब बोलते हैं तो आपको जरूर कुछ ना कुछ दिमाग में पहुंचेगा, ठीक है ना। पीडीएफ से तो दुनिया पढ़ती रहती है लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप क्लास में प्रेजेंट टाइम में कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसका असर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। अब इतने पीडीएफ आप रात भर कैसे लगाएंगे, लेकिन क्लास में टाइम है तो आप लगाइए। देखो दिया है भूटान पूछा गया, भूटान का तो भैया क्या खेल है, तीरंदाजी है। भूटान का क्या है, तीरंदाजी है। अगला है अमेरिका का क्या है, तो अमेरिका का है बेसबॉल। क्या है, बेसबॉल है। और बेसबॉल की बात करते हैं तो याद रखिए इसमें से आपके 9 प्लेयर आपके होते हैं बेसबॉल। अगला है कनाडा में क्या है, तो दोस्तों कनाडा में 2 प्रकार के खेल होते हैं, एक तो गर्मियों में, एक तो आपके सर्दियों में। तो दोस्तों ये आपका आइस हॉकी है जो कि आपके सर्दियों के समय की है, आपके कनाडा का हो जाएगा आइस हॉकी हो जाएगा। आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है तो भी वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, है ना, नोट करते चलेंगे। बांग्लादेश पूछे, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप कहेंगे कबड्डी। क्या है, कबड्डी है। पाकिस्तान के पूछे तो पाकिस्तान का क्या है, हॉकी। और भारत का भी क्या है, हॉकी है। अगला है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में दोस्तों रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्लेयर जो होते हैं वो आपके रग्बी फुटबॉल में होते हैं। कितने, 15 प्लेयर होते हैं, याद रखिए 15 प्लेयर होते हैं, ठीक है भाई। आगे बताइएगा जर्मनी का क्या है, तो जर्मनी का भी क्या है, तो भाई जर्मनी का भी क्या है, फुटबॉल ही है, ठीक है। यहाँ पर अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना क्या हो जाएगा, पातो। क्या हो जाएगा, पातो हो जाएगा। यहाँ पर न्यूजीलैंड का क्या है, तो रग्बी यूनियन। रग्बी यूनियन जुड़ा हुआ आपका शब्द है। और आगे बढ़िए, अगला पूछा है प्रमुख राज्यों के जो आपके त्योहार हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। देखो जल्लीकट्टू का संबंध कहाँ से है, चलिए देखो जल्लीकट्टू पूछा जाता है। जल्लीकट्टू जो आपका है दोस्तों, ये आपका क्या है, तमिलनाडु से है। कहाँ से है, तमिलनाडु से है। और हमने आपको बताया था कि तमिलनाडु सरकार के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने भी क्या किया था, यहाँ पर पाबंदी लगाई थी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोग क्या होते हैं, सांडों से युद्ध करते हैं, है ना। जो बैल होते हैं, बैल के सींग में पैसे की एक पोटली बांध दी जाती है, और जो व्यक्ति उस पोटली को छुटाएगा वही उसमें जीतेगा, ये होता था। तो उसमें आदमियों की क्या हो जाती थी, कहीं ना कहीं गंभीर चोट आ जाती थी, इसलिए इस युद्ध पर क्या किया गया, इस खेल पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन तमिलनाडु सरकार कहती है ये हमारे यहाँ का राजकीय खेल है और इसे हम अपनी मान्यता देंगे, इसलिए इसको मान्यता दे दी गई है। तो दोस्तों याद रखिए जल्लीकट्टू ये आपका तमिलनाडु से है। वहीं पर दिया गया है कि आपका फ्लेमिंगो महोत्सव आपके आंध्र प्रदेश से है। धानु यात्रा महोत्सव आपके उड़ीसा से है। नुआखाई महोत्सव, देखो यहाँ पर क्या है कि अगर 25 पॉइंट पढ़ाएंगे तो उसमें 5 बिल्कुल नए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन दोस्तों नुआखाई महोत्सव पूछा भी गया है। नुआखाई महोत्सव ये आपके उड़ीसा से, कहाँ से है, आपके उड़ीसा से है। अगला दिया है अंतः प्रणय महोत्सव, ये आपके तेलंगाना से है। आपका दिया है बोनालू उत्सव आपके तेलंगाना से है। बुधकम्मा उत्सव आपके तेलंगाना से है। अगला दिया है लाई बरोहा, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, जो हम आपको बता दें उसको जरूर नोट करिएगा। लाई हरोबा जो आपका है त्रिपुरा से, कहाँ से है, त्रिपुरा से है। लोसार उत्सव दोस्तों, लोसार दिया है, लोसांग नहीं है, लोसार है। लोसार आपके कहाँ से है, आपके हिमाचल प्रदेश से है। यहाँ पर फुगली हो जाता है, फगली महोत्सव दिया है, फगली महोत्सव ये दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में है। देव सूर्य आपके बिहार में है। याद रखिए जो छठ पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है, आपके बिहार में हो जाएगा। अगला दिया गया है
चापचार, क्या दिया है, चापचार कूट महोत्सव, ये मिजोरम में है। अगला है फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में। मिर्च महोत्सव, ये मध्य प्रदेश में, मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में। अगला है आदि महोत्सव, देखिए आदि महोत्सव ये आपके लेह जो कि लद्दाख में। लोसार दोस्तों, लोसार ये कहाँ पर है, आपके लद्दाख में है। हार्नबिल फेस्टिवल ये आपके नागालैंड में है, ठीक है, हार्नबिल फेस्टिवल ये आपके नागालैंड में है। मांडू महोत्सव मनाया जाता है आपके मध्य प्रदेश में। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये आपके मेघालय में है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके महत्वपूर्ण त्यौहार थे वो भी कंप्लीट हुए, है ना भाई। जो एग्जाम में आते हैं उनको तो हमने पढ़ाया भी है, कुछ और भी तो पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे बताइए, अगला पॉइंट दिया है एलिफेंटा की गुफाएं क्या हैं। देखो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके आ गए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। कह रहा है एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं, तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र में हैं। कहाँ पर हैं, आपके महाराष्ट्र में हैं। अगर है एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो भाई एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो एलोरा की गुफाएं आपके महाराष्ट्र में, कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो आपके महाराष्ट्र में, कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में है। अगला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अगला दिया गया है सांची का स्तूप, देखिए सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो आपके मध्य प्रदेश, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है, तो आपके मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर भीमबेटका जो कि आपका मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा नए तरीके के जो आपके खोजे गए अवशेष हैं वो आपके भीमबेटका में ही पाए गए हैं, जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो आपके कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और ये किस देवता के लिए, भगवान सूर्य देवता के लिए समर्पित है आपका, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ब्लैक पैगोंडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला दिया गया है यहाँ पर मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये आपके है असम में, कहाँ पर है, असम में हो जाएगा। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। अच्छा ये बताइए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट के लिए जाना जाता है, तो दोस्तों ये जाना जाता है आपके दोस्तों क्या हो जाएगा, एक सींग के गैंडे वाले के लिए, एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। अगला है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। दोस्तों हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, आपके दिल्ली में है। कहाँ पर है, आपके दिल्ली में है, याद रखिएगा। और ये भी पॉइंट याद रखिए कि जो मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं, क्या मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं, वो हुमायूं के मकबरे को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही आपके देखा जाए मुगलों के सबसे ज़्यादा जो मकबरे हैं यहीं पर मिलेंगे। अगला है लाल किला कहाँ पर है, तो आपका दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में है। अब कुतुब मीनार का जो स्टार्टिंग किया था वो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, बनकर जो तैयार हुई थी इल्तुतमिश के समय तैयार हुई थी, है ना। अगला पॉइंट बताइएगा महाबोधि मंदिर कहाँ पर है, तो दोस्तों महाबोधि मंदिर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर बिहार में। कहाँ पर है, आपके बिहार में है। अगला है मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी, तो दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी, दोस्तों याद रखिए आपके उत्तर प्रदेश में आगरा के पास आपकी है। अगला है कि ताजमहल दोस्तों कहाँ है, तो आप कहेंगे सर ताजमहल कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश आगरा में है। कहाँ पर है, आगरा में है। अगला है आगरा का जो किला है वो कहाँ पर है, तो आपके आगरा में है। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। अगला है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग दोस्तों याद रखिए दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन ये पश्चिम बंगाल में है। इस चीज़ को याद रखिए दार्जिलिंग, ये दार्जिलिंग कहाँ पर है, आपके पश्चिम बंगाल में है। आप लोग हिमाचल प्रदेश में मत पहुँच जाना, तो याद रखिए दार्जिलिंग कहाँ पर है, तो आपके पश्चिम बंगाल में है। यहाँ की जीआई टैग भी आपको मिली थी, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि कुछ आपके नारे थे, है ना। ये नारे में देखिए आपसे दिया गया है कि जय जवान जय किसान का जो नारा दिया वो किसने दिया था। देखिए जय जवान जय किसान ये आपके देखिए लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को ये किसने दिया था, तो आपके मंगल पांडे ने ये दिया था। वहीं पर दिया है जय जगत, जय जगत जो दिया है विनोबा भावे, जो कि आपके भू आंदोलन से जुड़े हुए थे, है ना, भू आंदोलन से आपके जुड़े हुए थे। अगला दिया गया है कि कर मत दो, क्या कर मत दो, ये जो आपके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण और विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये जो आपका नारा दिया था वो आपके श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने दिया था। वहीं पर दिया है वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने दिया है, तो आपके बंकिम चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला आपसे यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, कह रहा है जनगण मन, जनगण मन किसके द्वारा दिया गया, तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मन किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर। और अगला है कि साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो ये आपके भगत सिंह ने दिया था।
और अगला है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे, ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर देखो आ गया है, जो कि पिछले मॉडल पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपके मिले भी थे। अल्टीमीटर क्या होता है? अल्टीमीटर दोस्तों, अल्टीमीटर से क्या होता है, ऊंचाई के लिए आपका होता है, जैसे कोई जहाज उड़ रहा है तो उस जहाज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर का प्रयोग क्या होता है? तो अमीटर दोस्तों होता है विद्युत धारा मापन के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। एनमोमीटर जो होता है, एनमोमीटर का प्रयोग दोस्तों, एनमोमीटर का होता है वायु का वेग जो होता है मापने के लिए। अगला है ऑडियोफोन, ऑडियोफोन होता है श्रवण शक्ति सुधारना। अगला है बाइनाक्यूलर, ये दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग होता है। बैरोग्राफ दोस्तों दिया बैरोग्राफ, और बैरोग्राफ से आपको पता चल गया कि ये क्या है, दाब है, अर्थात जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब बैरोग्राफ से होता है। अगला है केस्कोग्राफ, और केस्कोग्राफ क्या होता है, पौधों की वृद्धि का अभिलेखन होता है, केस्कोग्राफ से होता है ना। अगला दिया गया है, कह रहा है क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर होता है ठीक ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली जो आपकी घड़ी होती है। अगला दिया गया है कि कार्डियोग्राफ क्या होता है, देखिए कार्डियोग्राफ होता है हृदय गति का मापन, क्या, हृदय गति का मापन होता है। अगला है कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम होता है कार्डियोग्राम का कार्य में सहयोगी होता है। कैलीपर्स होता है कंपास के लिए होता है। डीप सर्किल ये नति कोण का मापन होता है। डायनमो जो होता है ये क्या करता है, डायनमो, डायनमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आईएमपी पॉइंट आपका इसको नोट करिएगा कि जो डायनमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना भाई। आप लोग दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, बोलिएगा कि नयदेव जी के ट्रिक चैनल में वास्तविकता तैयारी चल रही है पेड एग्जाम की, जहां पर मॉडल पेपर के साथ साथ हम आपको वो कंटेंट देते हैं जो आपके 10 नंबर स्टैटिक जीके में आपका ऐसे ही कवर हो जाता है। स्पेशल क्लास हम नहीं देते हैं, आपको मॉडल पेपर में ही कवर करा देते हैं बेहतर तरीके से आपके सिलेबस में। देखो दिया गया है एपीडियास्को, क्या दिया है, एपीडियास्को, ये फिल्मों का पर्दे पर जो प्रक्षेपण किया जाता है। देखो दिया फैदोमीटर, फैदोमीटर होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। यहाँ पर दिया है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या होता है, अति अल्प विद्युत धारा का क्या होता है, मापन होता है। अगला आपसे दिया गया है का मैनोमीटर, मैनोमीटर होता है गैस का घनत्व मापने के लिए। ये जो आपके साइंस वाला पॉइंट था ये भी हुआ। अब आते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, जैसे कि कौन सा पुरस्कार कब से शुरुआत की गई थी, है ना, कौन सा पुरस्कार कब शुरू हुआ था। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको पढ़ना है। देखो भाई नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर 1901 में। कब हुई थी, याद रखिएगा 1901 में नोबेल पुरस्कार की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, याद, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत आपके 1929 में। यहाँ पर देखिए भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो आपके 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, दोस्तों याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1961 से, कब, 1961 से हुई थी। गांधी शांति पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1995 से। वहीं पर दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है 1985 से शुरुआत हुई थी। मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार दोस्तों याद रखिए 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला दिया है अर्जुन पुरस्कार, दोस्तों यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार पूछा भी जाता है, आपकी 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। हमने एक ट्रिक भी बताया था कि 61 और एकटक, 61 एकटक, अर्जुन ने क्या मछली पर निशाना लगाया था, एकटक, एकटक मतलब 61, ये भी आपको याद रहेगा। अगला है प्लित्जर पुरस्कार, जो कि पत्रकारिता में दिया था। ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्लित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है, पत्रकारिता से है। तो दोस्तों याद रखिए 1917 में ये आपकी शुरुआत हुई थी। अगला दिया गया है कि 1992 में दोस्तों व्यास सम्मान, क्या, 1992 में व्यास सम्मान की शुरुआत की गई थी, क्लियर है। अगला है कि कलिंग पुरस्कार, दोस्तों कलिंग पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये आपके 1952 से कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, है ना। और अगला है सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 से। अगला दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत का देखा जाए ये आपका 1969 में हुई थी। क्वेश्चन ये पूछा गया है कब, तो आपके याद रखिए 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार की दोस्तों याद रखिए 1957 में शुरुआत हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों 1992 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955। ये अच्छा एक पॉइंट हम आपसे कमेंट कर रहे हैं कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया था। देखते हैं कितने लोगों को ये पॉइंट याद है कि 1955 में साहित्य अकादमी सबसे पहले जो दिया गया था वो किसे दिया गया था, बताइए भाई,
इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप देते हैं तो हम समझेंगे कि नहीं आप लोगों ने हिंदी हमारी पढ़ी होगी। बताइएगा कि सबसे पहला हिंदी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया। चलिए भाई बताइएगा क्या हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था दोस्तों, याद रखिए माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था हिम तरंगड़ी के लिए, पूछा गया है हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था। वेरी गुड। अगला बताइएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 और शांति स्वरूप भटनागर 1958। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ आपके क्या हैं रासायनिक सूत्र हैं। रासायनिक सूत्र में क्या है, सबसे पहले क्या होता है अम्लराज। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा अम्लराज क्या होता है, तो अम्लराज क्या होता है दोस्तों याद रखिएगा, इसमें से HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। अब आपसे पूछेगा इसका अनुपात कितना होता है, तो याद रखिए 1:3 ये अनुपात होता है, मतलब HNO3 का 1 अनुपात और HCl का होता है 3 अनुपात। इन दोनों को ही बोला जाता है अम्लराज कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें दोस्तों सोना घुल जाता है, याद रखिए इसे एक्वारोजा कहेंगे और इसमें सोना घुल भी जाता है। अगला दिया गया है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या होती है बताइए। वीडियो को भाई लाइक शेयर करते रहिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। कह रहे हैं शुष्क बर्फ दोस्तों होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हार्न सिल्वर, तो हार्न सिल्वर का होता है AgCl। क्या होता है AgCl होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है D2O होता है। अगला है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस जो बनती है वो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और आपके N2 से होती है। मास गैस दोस्तों CH4 है ना, मेथेन गैस कहते हैं इसे, मास गैस कहते हैं। और अगला है सिरका। दोस्तों सिरका का सूत्र होता है C3 है ना, COOH होता है। एल्कोहल को होता है C2H5OH होता है। चीनी का सूत्र देखिए, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 होता है। अगला यूरिया का सूत्र होता है तो NH2CONH2 NH2CONH2। और अगला है बेंजीन का सूत्र, तो बेंजीन का होता है C6H6 होता है। अब हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है उसे हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों की कल जो आपकी क्लास होगी वहां पर पढ़ेंगे। ओके चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।